प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग सवर्ण संज्ञा देखेंगे। जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य माने समान, आस्य माने मुख, प्रयत्नम माने अभ्यंतर प्रयत्न या उच्चारण स्थान। आइए हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की ये कहता है जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। जैसे देखिए अ आ ये वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए कंठ है और अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, यहाँ पे सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। जैसे ई है, तालु है और क्या कहते हैं यहाँ विपरीत है, तो सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। इसका एक से अधिक जगह उच्चारण स्थान नहीं है, एक जगह जहाँ पे है उससे ही सवर्ण संज्ञा मानी जाएगी। अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, जब एक से अधिक उच्चारण स्थान हो जाएगा तो वहाँ पे सवर्ण संज्ञा नहीं मानी जाएगी। जैसे उ है, देखिए ओष्ठ है और विपरीत है अभ्यंतर प्रयत्न, तो यहाँ पे सवर्ण संज्ञा है। जैसे री यहाँ पे मूर्धा है और विपरीत अभ्यंतर प्रयत्न है, ये भी सवर्ण संज्ञा मानी जाएगी। जैसे ए है तो ये कंठ तालु से बना हुआ है, तो यहाँ पे विपरीत अभ्यंतर प्रयत्न है लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग भी है, दो बार है, दो जगह हुआ है, ताल में भी और कंठ में भी, तो ये यहाँ पे सवर्ण संज्ञा नहीं मानी जाएगी। जैसे ओ है तो यहाँ पे भी कंठोष्ठ से बन रहा है, कंठ और ओष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है लेकिन यहाँ पे भी सवर्ण संज्ञा नहीं मानी जाएगी। कारण ए तथा ओ वर्ण को महेश्वर सूत्रों में पहले से ही अलग अलग लिख दिया गया है, जिसके कारण इनकी सवर्ण संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अतः इन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा ही मानी जाती है। जैसे देखिए रीली मूर्धा दंत विपरीत सवर्ण संज्ञा है, कारण इन दोनों वर्णों देखिए री और ली जो है ये सवर्ण संज्ञा है, मूर्धा और दंत हैं। कारण यह है कि इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण पाणिनि नियमानुसार उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। परंतु कात्यायन जो वार्तिककार हैं, कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक में लिखे हैं रीलिवर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इस सूत्र के द्वारा बताते हैं कि कह रहे हैं कि के द्वारा इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी गई है। कुछ व्याकरणकारों के द्वारा व्यंजन वर्णों को भी सवर्ण संज्ञा में शामिल किया गया है। जैसे क ख ग घ ख, क ख ग घ ये कंठ है, स्पर्श पृष्ठ जो है इसी इस पृष्ठ को स्पर्श के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पृष्ठ सवर्ण संज्ञा है। च छ ज झ, च छ ज झ ये तालु है, इस पृष्ठ है, सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। ये भी जैसे देखिए ट ठ ड ढ है, मूर्धा है, इस पृष्ठ है, सवर्ण संज्ञा है। त थ द थ दंत है और इस पृष्ठ है, ये भी सवर्ण संज्ञा है। प फ ब भ ये भी ओष्ठ है, इस पृष्ठ है, सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। इन चारों वर्गीय कर इन जो चारों बताए हैं, इन चारों वर्गीय वर्णों के साथ पंचम वर्ण की इस सवर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती है, क्योंकि पंचम वर्ण का एक उच्चारण स्थान एक से अधिक हो जाता है। इन जो चारों वर्गीय वर्णों के साथ पंचम वर्ण की सवर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती है, क्योंकि पंचम वर्णों का एक उच्चारण स्थान अधिक हो जाता है, एक से अधिक इनका उच्चारण स्थान हो जाता है। पंचम वर्ण का स्पर्श जो स्पर्श वर्ण है, क से मतक कद्योमावसाना स्पर्श, जो क से मतक पश्चिम स्पर्श है, इसमें जो पंचम वर्ण होता है जैसे अंग, इय, अण, न, म, ये जो होता है इसका उच्चारण
स्थान जो है एक से अधिक बार आ जाता है, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, समर संज्ञा नहीं बनता। अब आइए हम लोग देखते हैं संयोग संज्ञा। हलो अनंतरा संयोग, हल अनंतरा संयोग। हल मतलब व्यंजन और अनंतर माने बीच में। इसकी परिभाषा है किसी भी शब्द में प्रयुक्त दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं होता है तो वहाँ उन दोनों व्यंजनों की परस्पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। पुनः एक बार इसका देख लीजिए परिभाषा। किसी भी शब्द में प्रयुक्त दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं होता है तो वहाँ उन दोनों व्यंजनों की परस्पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। जैसे देखिए कृष्ण शब्द है, इसको हम लोग विश्लेषण यानी तोड़ेंगे। देखिए इसके तोड़ते हैं, क्या बनता है, क प्लस रि प्लस मूर्धन्य स और अण प्लस अ बनता है। तो देखिए मूर्धन्य स और अण के बीच में कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे दोनों व्यंजन ही है। तो ये दोनों जहाँ पे मिल के संयोग से बनेंगे तो बन जाएगा कृष्ण। तो यहाँ पे संयोग हो गया, तो इसी को ही संयोग संज्ञा कहते हैं। देखिए इंद्र जैसे है, इंद्र में देखिए ई प्लस न प्लस द कर दीजिए प्लस र और प्लस अ कीजिए, तो देखिए द और र के बीच में अस्वर या कोई भी स्वर नहीं है, तो यहाँ पे भी व्यंजन वर्ण का संयोग हो गया, तो इसे भी हम लोग संयोग संज्ञा कहेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए सरस्वती ले लीजिए। सरस्वती में दंत स प्लस अ र प्लस अ पुनः दंत स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस ई। देखिए स और व के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो यहाँ पे भी सरस्वती में भी यहाँ पे भी स और व के बीच में कोई स्वर है नहीं, यहाँ पे भी संयोग संज्ञा बनेगा। आइए जैसे लोग एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे स्पष्टम। स्पष्टम को तोड़िए, देखिए क्या बनता है, मूर्धन्य प प्लस अ पुनः मूर्धन्य, इसके पहले दंत स था, प था, अ स्वर हुआ, अब मूर्धन्य पुनः फिर ट बन गया, फिर अ प्लस म। देखिए यहाँ पे दो दो बार संयोग संज्ञा हुआ है, एक स दंत स और प के बीच में संयोग संज्ञा हुआ है, और दूसरा मूर्धन्य स और ट के बीच में संयोग हुआ है स्पष्टम में। देखिए म न के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होने पर भी संधि नहीं मानकर संयोग ही माना जाता है। कहीं कहीं पे म और न के साथ स्वर वर्ण का मेल होने पर भी संधि नहीं मानकर वहाँ पे संयोग ही माना जाता है। जैसे देखिए सत्यम, म और ए है, यहाँ पे स्वर है लेकिन यहाँ पे भी संयोग माना ही जाता है, संयोग माना जाता है, सत्यम में बनता है। यहाँ जैसे और देख लीजिए अहम अपि। अहम अपि में भी देख लीजिए स्वर है लेकिन यहाँ पे भी क्या कहते हैं, अहम अपि बनता है, यहाँ पे भी संयोग हो जाता है। अन प्लस आदि, अनादि बनता है, यहाँ पे भी अन के बाद आ है, यहाँ पे भी स्वर है लेकिन यहाँ पे भी संयोग होता है। और अनधन एकम, देखिए ए है, अन के बाद ए है तो अनेकम बन जाता है, यहाँ पे भी संयोग होता है। अपवाद में मिलता है, जैसे देखिए खादन धन अपि बना दीजिए, खादन्नपि बनता है लेकिन खादन्नप सही नहीं है माना जाता, यहाँ पे आगम संधि का प्रयोग होता है तो यहाँ पे बन जाता है खादन्नपि। प्रिय मित्रों आज के लिए इतना है। नमस्कार, संस्कृत है।